रोहिणी की रहस्यमय प्रार्थना भावनाओं की पहली डोर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी धार्मिक कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी प्यार, त्याग और करुणा से भरी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक इस कहानी का आनंद लीजिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत। पुणे की मशहूर सरस्वती पाठशाला में आज बड़ा आयोजन था। सेठ पुरुषोत्तम दास, जो समाज सेवा के लिए जाने जाते थे, स्कूल का दौरा कर रहे थे। उनका दिल बच्चों की मासूमियत और उनकी इच्छाओं को समझने में हमेशा आगे रहता था। जैसे ही वे पाठशाला से बाहर निकले, अचानक एक छोटी लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई और उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और प्यार से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन चेहरे पर गहराई से छुपा हुआ दर्द भी। क्या बात है बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? सेठ जी ने मुस्कुराकर पूछा। लड़की ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम रोहिणी है। मासूम सवाल और करुणा भरा जवाब। सेठ जी ने झुककर पूछा, क्या तुम्हें इनाम मिला? रोहिणी ने सीधी और मासूमियत भरी आवाज में कहा, आप चले जाते हो तो मुझे रोना आता है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सेठ जी हैरान हो गए। बोले, बेटी, मुझे बहुत दूर जाना है। तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने बिना कोई झिझक उनके गले में अपने नन्हे हाथ डाल दिए और बोली, जहां आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। मैं आपकी बेटी बन जाऊंगी। उन शब्दों में एक दर्द छुपा था जो सीधे सेठ जी के दिल में उतर गया। रोहिणी का अतीत। पास खड़े स्कूल के अधिकारी ने कहा, सेठ जी, इसका पिता साल भर पहले गुजर गया। माँ कपड़े सिलकर किसी तरह गुजारा करती है। यह सुनकर सेठ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, कैसे यह छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात कह सकती है? इसके दिल में न जाने कितने अरमान छुपे होंगे। शायद यह भी चाहती होगी कि उसके पास भी एक पिता हो जो उसे मेला दिखाने ले जाए, उसे प्यार से तोहफे लाकर दे। उन्होंने महसूस किया कि माँ की ममता गहरी होती है, लेकिन पिता का साथ बच्चों को खुशी और गर्व से भर देता है। एक नई शुरुआत। सेठ जी ने रोहिणी को गले लगा लिया। बोले, तुम मेरी बेटी बनोगी, लेकिन वादा करो खूब मन लगाकर पढ़ाई करोगी। रोहिणी ने खुशी से सिर हिलाया। सेठ जी ने उसे अपनी कार में बिठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कार में बैठते ही रोहिणी ने गर्व से अपनी सहेलियों की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं। क्या हुआ आगे? दोस्तों, क्या सेठ जी ने रोहिणी की जिंदगी बदल दी? क्या रोहिणी का सपना पूरा हुआ? क्या वह एक नई शुरुआत कर पाई? इस रहस्यमय और भावुक कहानी का अंत जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी रोहिणी की नई शुरुआत और उसके जीवन का रहस्य। सेठ पुरुषोत्तम दास और रोहिणी की पहली मुलाकात। पुणे की सरस्वती पाठशाला में बच्चों की चहल पहल के बीच एक छोटी सी बच्ची ने सेठ पुरुषोत्तम दास का दामन पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत। क्या नाम है तुम्हारा? सेठ जी ने प्यार से पूछा। रोहिणी, उसने जवाब दिया। जब सेठ जी ने उसके बारे में पूछा तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबका दिल पिघला दिया। वह बोली, आप चले जाते हैं तो मुझे रोना आता है। मुझे भी अपने साथ
ले चलिए, मैं आपकी बेटी बन जाऊंगी। सेठ जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और प्यार से कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा। बाजार की सैर और तोहफों की बारिश। सेठ जी ने रोहिणी को बाजार घुमाया। उसकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने उसकी पसंद से हर चीज खरीदी, खूबसूरत खिलौने, रंगीन गुड़िया और मखमली कपड़े। जब रोहिणी अपने घर लौटी तो उसकी आंखों में खुशी थी और हाथों में ढेरों तोहफे। उसने उन चीजों को सहेलियों को दिखाने की इतनी बेचैनी थी कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उमंग की लहरें दौड़ रही थीं। रोहिणी की मां से मुलाकात। जब सेठ जी रोहिणी के घर पहुंचे तो उसकी मां रुक्मिणी दरवाजा खोलने आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन बेटी की खुशी देखकर उसकी आंखों में उम्मीद जग गई। जब रोहिणी ने भोलेपन से सेठ जी की ओर इशारा करके कहा, देखो मां, ये मेरे नए पापा हैं, तो रुक्मिणी शर्म से सिर झुका गई। सेठ जी का बड़ा फैसला। सेठ जी ने रुक्मिणी से कहा, आप रोहिणी के भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। उसकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी है। उन्होंने रोहिणी के लिए वजीफा तय किया और उसकी पहली किस्त उसके सामने रख दी। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। एक नया अध्याय। सेठ जी ने न केवल रोहिणी की जिंदगी बदली, बल्कि उसकी मां को भी पढ़ाई का मौका दिया। अब मां बेटी दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ने जाने लगीं। रोहिणी हमेशा अव्वल आती और उसकी मेहनत ने उसे खास बना दिया। रोहिणी का रूप और व्यक्तित्व। समय के साथ रोहिणी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। उसकी सुंदरता, सादगी और गंभीरता उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसकी सोच में एक पवित्रता। वह न केवल पढ़ाई में होशियार थी, बल्कि अपने हाव भाव और सोच के कारण पाठशाला की मिसाल बन चुकी थी। अंत में क्या हुआ दोस्तों? क्या सेठ जी और रोहिणी का यह रिश्ता समय के साथ और गहरा हुआ? क्या रोहिणी अपने सपनों को पूरा कर पाई? क्या उसका संघर्ष और त्याग उसे एक नई मंजिल तक ले गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रोहिणी और नरोत्तम दास। भावनाओं की पहली डोर। रोहिणी की जिंदगी के इस नए अध्याय ने जैसे उसकी मासूमियत और परिपक्वता को एक साथ उभारा। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन गई थी जिसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कौशल्या देवी का स्नेह। कौशल्या देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। उनका हर व्यवहार रोहिणी को एक अजीब सी सुकून और अपनापन देता था। लेकिन इसी दौरान नरोत्तम दास की आंखों में भी एक अलग चमक थी। जब कौशल्या देवी ने नरोत्तम दास से कहा कि वह रोहिणी को पूना तक छोड़ आए, तो यह मौका नरोत्तम दास के लिए उम्मीद की किरण बन गया। यात्रा का आरंभ। ट्रेन की धीमी गति और खिड़की से बाहर गुजरते हुए नजारों के बीच नरोत्तम दास और रोहिणी एक ही डिब्बे में बैठे थे। माहौल में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी केवल शब्दों की थी। उनके दिलों में हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं। नरोत्तम दास ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और कहा, रोहिणी, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? रोहिणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपना भविष्य सरस्वती पाठशाला और मां के सिखाए आदर्शों में देखा है। बाकी सब भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया है। नरोत्तम दास की आंखों में उसके इस उत्तर के प्रति प्रशंसा थी।
लेकिन वह अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाए। एक अनकहा रिश्ता पूना पहुंचने के बाद जब रोहिणी स्टेशन पर उतरने लगी तो नरोत्तम दास ने हल्के स्वर में कहा, रोहिणी, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? रोहिणी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी भोली मुस्कान लौट आई और उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। आने वाले दिन इस यात्रा के बाद नरोत्तम दास और रोहिणी के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। नरोत्तम दास अब अक्सर पुणे जाने के बहाने तलाशते, वहीं रोहिणी का जीवन अपनी रचनात्मकता, शिक्षा और समाज सेवा में व्यस्त था। लेकिन हर बार जब वे मिलते, दोनों की आंखों में वह अनकही भावना झलक उठती। क्या यह प्रेम था? क्या यह दोस्ती, कृतज्ञता या एक गहरा प्रेम था? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बन चुकी थी। आगे की कहानी। क्या नरोत्तम दास अपने मन की बात रोहिणी से कह पाएंगे? क्या उनका यह रिश्ता समाज और परिवार की सीमाओं को पार कर पाएगा? यह जानने के लिए कहानी के अगले अध्याय के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे साझा कीजिए और अपनी राय दीजिए। रोहिणी की उलझन। रोहिणी चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह चुपचाप छत की ओर ताकती रही, जैसे उसके जीवन की इस नई करवट को समझने की कोशिश कर रही हो। मां की चारपाई पर पड़े उस खत ने उसके दिल में न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वह नरोत्तम दास को चाहती थी? बंबई से पूना तक के सफर में जो भावनाएं दिल में उभरी थीं, क्या वह सच्चा प्रेम था? नरोत्तम दास का व्यवहार, उनका स्नेह, उनकी बातें उसे अब भी याद थीं। लेकिन क्या वे भी उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे? रुक्मिणी की दुविधा। रुक्मिणी खत लेकर रोहिणी के पास आई और प्यार से बोली, बिटिया, क्या सोच रही हो? सेठानी जी का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। नरोत्तम दास की विद्या, उनका स्वभाव, उनका कुल खानदान, सब कुछ हमारे लिए आदर्श है। रोहिणी ने झिझकते हुए पूछा, अम्मा, आप क्या चाहती हैं? रुक्मिणी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू सुखी रहे। लेकिन सेठानी जी ने इतनी सच्ची भावना से लिखा है, इसे ठुकराना कठिन है। और अगर नरोत्तम दास तुझे पसंद हो तो मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। रोहिणी की चुप्पी। रोहिणी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सोच में डूब गई। उसे नरोत्तम दास का वह विनम्र और सौम्य चेहरा याद आ रहा था, लेकिन वह अपने मन में छिपी भावनाओं को डोट स्पष्ट करने में असमर्थ थी। सेठ जी का निर्णय। सेठ पुरुषोत्तम दास ने रुक्मिणी को अगले दिन बुलाया और कहा, बहन, यह रिश्ता रोहिणी और नरोत्तम दोनों के लिए आदर्श है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंतिम निर्णय रोहिणी का हो। उसका सुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुम उससे बात करो और मुझे बताओ। रोहिणी का निर्णय। उसी शाम रुक्मिणी ने रोहिणी से कहा, बिटिया, यह जीवन का बड़ा फैसला है। अपनी खुशी से निर्णय ले। मुझे भरोसा है कि तू सही चुनाव करेगी। रोहिणी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, अम्मा, अगर आप सब इसे सही मानते हैं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। शादी की तैयारियां। सेठानी कौशल्या देवी ने जैसे ही यह खबर सुनी, खुशी से झूम उठी। उन्होंने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर भर में यह खबर फैल गई कि सेठ पुरुषोत्तम दास के बेटे नरोत्तम दास और सरस्वती पाठशाला की होनहार छात्रा रोहिणी का विवाह होने जा रहा है। आगे क्या होगा? शादी की ये तैयारियां केवल एक नए रिश्ते की शुरुआत थीं, या इसके साथ कुछ और भावनाएं, चुनौतियां और परिस्थितियां जुड़ी थीं? रोहिणी और नरोत्तम दास का रिश्ता कैसे पनपेगा?
यह जानने के लिए कहानी के अगले अध्याय तक जुड़े रहिए हमारे साथ। रोहिणी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह रहे थे। उसने सेठ जी का गले लगाना ऐसा महसूस किया जैसे किसी पेड़ ने अपनी सबसे कोमल शाख को अपने भीतर समेट लिया हो। सेठ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोहिणी, मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद थी कि तुम इस घर की इज्जत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओगी। आज जब मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी के रूप में अपनाया है तो मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। इस घर की रौनक और दिल तुम्हारे ही साथ धड़केगा। रोहिणी ने धीरे से कहा, सेठ जी, आपने मुझे जो सम्मान और प्यार दिया है, मैं उसके लिए अपनी पूरी कोशिश से इस घर को अपना घर समझूंगी। आपकी बेटी बनकर रहूंगी। नवदंपति की ओर नजरें बागीचे के एक किनारे सेठानी कौशल्या देवी और कुछ परिवार की महिलाएं खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थीं। कौशल्या देवी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। नरोत्तम दास, जो थोड़ी दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे, मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, पिताजी, अब तो रोहिणी आपकी सबसे प्रिय हो गई। मैं तो पीछे ही रह गया। सेठ जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, यह घर अब तुम दोनों का है। और याद रखना, रोहिणी जैसी जिम्मेदार लड़की तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। विदाई का पल। शादी के बाद विदाई का वक्त आया। सरस्वती पाठशाला की लड़कियां, रुक्मिणी और पास पड़ोस की महिलाएं रोहिणी को छोड़ने स्टेशन तक आईं। रुक्मिणी अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ी। बिटिया, अब तेरी जिम्मेदारी बड़े घर की बहू की है, लेकिन तू मेरी वही नटखट रोहिणी रहेगी जो माँ को हर बात पर उलझा देती थी। खुश रहना और हमेशा अपने दिल की सुनना। रोहिणी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊंगी और आपकी बातें मैं कभी नहीं भूल सकती। नई शुरुआत। रोहिणी और नरोत्तम दास के साथ गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से निकल पड़ी। रोहिणी खिड़की से सरस्वती पाठशाला की ओर देख रही थी। वह अपने बीते हुए दिनों को याद कर रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक नई उमंग थी। शादी ने एक नए जीवन का द्वार खोल दिया था। रोहिणी अब केवल एक होनहार छात्रा या बेटी नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी और रिश्तों के बंधन में बंधी थी। उसके दिल में उम्मीद थी कि यह नई शुरुआत उसे एक मजबूत और स्वतंत्र स्त्री बनाएगी, जो हर परिस्थिति में अपने और अपने परिवार के लिए खड़ी रह सके। अगले अध्याय में रोहिणी और नरोत्तम दास का वैवाहिक जीवन कैसा होगा? क्या वे एक दूसरे को समझने और अपनाने में सफल होंगे? क्या रोहिणी अपने नए घर में भी वही पहचान बना पाएगी जो उसने सरस्वती पाठशाला में बनाई थी? जानने के लिए कहानी के अगले अध्याय तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले दिन की सुबह रोहिणी और नरोत्तम दास अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए सेठ जी के आलीशान बंगले में पहुंचे। घर में सबने दूल्हा दुल्हन का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। कौशल्या देवी ने घर की चौखट पर खड़े होकर उन्हें अंदर बुलाया और परंपरागत रीति रिवाज से गृह प्रवेश कराया। नरोत्तम दास ने धीरे से रोहिणी के कान में कहा, देखा, अब तुम इस घर की रानी हो। सबकी नजरें सिर्फ तुम पर हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। रोहिणी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन रानी का मतलब है कि अब मुझे हर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। नई जिम्मेदारियों की शुरुआत। घर में सबने रोहिणी को बहुत प्यार दिया, लेकिन नई बहू होने के नाते जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। सुबह सुबह घर के कामकाज में हाथ बंटाना, पूजा करना और सेठ जी और कौशल्या देवी का ख्याल रखना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया।
नरोत्तम दास उसे हर काम में सहारा देते और अक्सर अपने काम से समय निकालकर उससे बातें करते। उनका बर्ताव हमेशा ऐसा होता जैसे वे रोहिणी को समझने और उसे सहज महसूस कराने की हर संभव कोशिश कर रहे हों। एक दिन नरोत्तम दास ने उससे कहा, रोहिणी, तुमने अपनी पढ़ाई और कला से जो पहचान बनाई है उसे भूलना मत। मैं चाहता हूं कि तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ो। सरस्वती पाठशाला ने तुम्हें जो दिया है उसे हमेशा संभाल कर रखना। रोहिणी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि शायद उसकी शादी के बाद भी उसका सपना जिंदा रह सकता है। सरस्वती पाठशाला की यादें। रोहिणी को सरस्वती पाठशाला बहुत याद आती थी। वहां की लड़कियां, उनकी हंसी मजाक और पढ़ाई का वह माहौल उसकी यादों में बस गया था। एक दिन कौशल्या देवी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पुराने जीवन की बहुत याद आती होगी। तुम चाहो तो सरस्वती पाठशाला की लड़कियों की मदद के लिए कुछ कर सकती हो। शायद तुम्हारे काम से किसी और लड़की को भी तुम्हारी तरह आगे बढ़ने का मौका मिले। यह सुनकर रोहिणी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसने निश्चय किया कि वह अपने शिक्षा और ज्ञान का उपयोग करके अपने जैसे और लड़कियों को भी प्रेरित करेगी। सपने को साकार करने की ओर पहला कदम रोहिणी ने नरोत्तम दास और सेठ जी के साथ इस बारे में चर्चा की। नरोत्तम दास ने तुरंत समर्थन दिया और सेठ जी ने भी उसे पूरा सहयोग देने का वादा किया। जल्द ही रोहिणी ने पास के एक गांव में लड़कियों के लिए एक नई पाठशाला खोलने की योजना बनाई। उसने अपना सारा समय और मेहनत इस काम में लगा दी। धीरे धीरे उसकी पाठशाला में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियां पढ़ने लगीं। रोहिणी का यह प्रयास पूरे इलाके में सराहा गया। नरोत्तम दास को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होने लगा। नई राह पर चलती रोहिणी अब रोहिणी केवल एक पत्नी और बहू नहीं, बल्कि समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने घर और सपने के बीच एक संतुलन बनाया और हर दिन नई ऊर्जा से भरकर आगे बढ़ती रही। लेकिन क्या यह संतुलन हमेशा बना रहेगा? क्या समाज और घर की उम्मीदें रोहिणी को कभी संघर्ष में डालेंगी? और क्या उसका सपना नए बदलाव ला पाएगा? जानने के लिए कहानी के अगले अध्याय तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ साल बाद रोहिणी के प्रयासों से गांव की लड़कियों की स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसकी पाठशाला सरस्वती महिला विद्यालय के नाम से मशहूर हो चुकी थी। दूर दराज के गांवों से भी लड़कियां वहां पढ़ने आने लगीं। नरोत्तम दास और कौशल्या देवी रोहिणी के इस काम में पूरी तरह से उसका साथ दे रहे थे। लेकिन समाज के कुछ रूढ़िवादी लोग अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि महिलाओं को शिक्षा देना सही है। चुनौतियों का सामना। एक दिन पाठशाला में एक अभिभावक आकर बोले, बहू जी, ये क्या बात हुई? लड़कियां पढ़ेंगी तो घर कैसे चलाएंगी? हमारा काम तो खेत खलिहान का है। पढ़ाई करके ये कौन सा चमत्कार करेंगी? रोहिणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई साहब, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो घर ही नहीं, पूरा समाज संभल जाएगा। शिक्षा सिर्फ काम ढूंढने का साधन नहीं है, बल्कि सोच को बदलने का जरिया है। आप अपनी बेटी को एक मौका दीजिए, देखिए वो क्या कर सकती है। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, देखते हैं जो आप कह रही हैं सही साबित होता है या नहीं। एक नई पहल। रोहिणी ने महसूस किया कि सिर्फ लड़कियों को शिक्षित करना काफी नहीं है, उसे समाज की मानसिकता को भी बदलना होगा। उसने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए। इसके साथ साथ उसने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नरोत्तम दास ने आर्थिक रूप से रोहिणी की पूरी मदद की।
सेठ जी ने भी अपने कई परिचितों से संपर्क करके रोहिणी के काम के लिए चंदा इकट्ठा किया। धीरे धीरे रोहिणी के काम की चर्चा पूरे जिले में फैलने लगी। समाज में बदलाव की शुरुआत एक दिन पाठशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गांव की लड़कियों ने अपनी पढ़ाई और हुनर का प्रदर्शन किया। उस दिन रोहिणी ने एक उत्साह भरा भाषण दिया। हमारी बेटियां सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं। इन्हें भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक है। अगर हम इन्हें मौका देंगे तो ये दुनिया को बदल सकती हैं। उस कार्यक्रम के बाद गांव के कई लोग रोहिणी के पास आए और कहा, बहू जी, हम समझ गए कि हमारी सोच गलत थी। अब हमारी बेटियां भी आपकी पाठशाला में पढ़ेंगी। रोहिणी का सपना साकार वर्षों बाद सरस्वती महिला विद्यालय एक बड़ी संस्था बन चुकी थी। वहां से पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर, टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता बन रही थीं। रोहिणी के इस सफर में कई मुश्किलें आईं, लेकिन नरोत्तम दास का साथ और उसका खुद का विश्वास हर बार जीत गया। एक दिन कौशल्या देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो सिर्फ अपने बेटे की शादी चाहती थी, लेकिन मुझे तो एक हीरे जैसी बहू मिल गई। आखिरी दृश्य रोहिणी एक शाम बगीचे में बैठी हुई थी। नरोत्तम दास उसके पास आए और बोले, देखो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुमने न केवल लड़कियों की जिंदगी बदली, बल्कि हमारे समाज को भी बदल दिया। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। रोहिणी मुस्कुराई और कहा, यह सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके विश्वास और सहयोग की वजह से संभव हुआ है। आसमान में तारे चमक रहे थे और रोहिणी के चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि समाज की उम्मीद बन चुका था। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रोहिणी के द्वारा किए गए बदलाव की गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।